वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास 11 साइंस केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। हम लास्ट एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी दोनों डिटेल में हमने सॉल्व किए। दोनों के वीडियो अवेलेबल है और एलएन के मॉड्यूल के जो एमसीक्यू है बिगिनर बॉक्स 3 एंड बिगिनर बॉक्स 4 वो भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हमने। तो जो स्टूडेंट्स के वीडियो बाकी है ना वो खास देख लेना और रेगुलर प्रैक्टिस करना। नीट और जेडब्ल्यू के लिए अगर मार्क्स चाहिए तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ना है आज हमें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या बोलेंगे उसे हम? इट्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो अब इसे डिनोट कैसे करेंगे वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हम ई से ही बता देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा एच इजी लिखेंगे नीचे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिप्रेजेंट कर रहा है और बार बार आएगा वो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बार बार आएगा। आगे भी बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स में भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स वहां पर भी। तो नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत ही सिंपल नाम है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अगर बेसिक लैंग्वेज में हम एफिनिटी को समझे तो क्या होगा? एफिनिटी मतलब किसी के साथ अगर हमारा बढ़िया सा रिलेशन है, कोई चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं जनरली? एफिनिटी। हमारा बॉन्डिंग कैसा है उसके साथ। तो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो कोई एटम है मान लो, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, समझना, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस वक्त एनर्जी में क्या चेंज आएगा उसी से रिलेटेड पढ़ना है हमें यहाँ पर। तो एज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक आइसोलेटेड एटम ले लेते हैं, आइसोलेटेड, और वो भी कौन से फॉर्म में? गैसियस एटम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन हमें इसके वैलेंस शेल में ऐड करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा यहां पर, समझना, तो क्या होगा उस वक्त? तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सिंपल सा समझना, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर। तो हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होगी। और कितनी होती है? 0 काउंट करते हम। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम। तो हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के ऑर्बिट तक आएगा, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहां से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही क्या है? अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और आसानी से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो when electron is added in valence shell, that time energy is released, that energy is called electron gain enthalpy। लेकिन वर्ड जरूरी क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए हम ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काउंट करेंगे। In isolated gaseous atom, when electron is added in valence shell, that time energy is released. This energy is called the electron affinity और electron gain enthalpy। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझने की कोशिश करो पहले। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा वैलेंस शेल के अंदर तो उस वक्त क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो क्या इलेक्ट्रॉन हर बार ऐड करेंगे हम फर्स्ट सेकंड, तो क्या एनर्जी हर बार रिलीज होगी? वहां पर ज्यादा फोकस करना होता है हमें। तो सेकंड स्टेटमेंट पर आ जाओ। चलो एज एग्जांपल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ओके, कोई न्यूट्रल एटम है और वो न्यूट्रल एटम में हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है? चलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडेड हो रहा है तो उस वक्त क्या होगा? तो जब मान लो एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड होगा, XYZ एटम ले लेते हैं हम, गैसियस एटम। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। ओके, मोस्ट ऑफ केस में एनर्जी रिलीज होगी सिवाय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना जो स्टेबल, उसके अलावा। तो यहां पर जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये प्रोसेस कैसी होगी समझना।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर रिलीज होगी। अब इन एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड दी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सो पोज कर देना, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एनायन में कन्वर्ट होगा, वो तो पता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो वो प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो क्या सभी जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो सभी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, नो। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसमें वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं होगी, उसके रीजन पढ़ेंगे हम आगे। चलो अब सेकंड कंडीशन पर आ जाओ। नेगेटिव के अंदर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, चलो मान लो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, तो x माइनस एनायन है पहले से ही है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, -2 का चार्ज होगा यहाँ पर, गैसियस फॉर्म में ही है सब। अब समझना यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा सेकंड, पहले से ही देखो कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पहले से इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर हमें ऐड करना है आइसोलेटेड गैसेस एटम में, तो उस वक्त एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और किसकी वजह से एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, तो ये प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक ही होगी। अब जब एंडोथर्मिक है तो ये डेल्टा एच की वैल्यू और ऑलवेज लिखना, ओके। एक और कंडीशन, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वो भी यही होगी, है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होनी है वो भी और ज्यादा। एक बढ़िया सा स्टेटमेंट है, इसी से स्टेटमेंट समझना, यहां पर जो भी पोली नेगेटिव आयन बन रहे हैं, मतलब ये इस पर 2 का चार्ज है, तो जो पोली नेगेटिव एनायन होते हैं, पोली नेगेटिव एनायन, जैसे कि O-2 N3-, C4-, अगर कोई भी पोली नेगेटिव एनायन है, मतलब एक उससे ज्यादा चार्ज है ना, तो इसके लिए ऑलवेज प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक ही होगी। तो ऑलवेज इसके लिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक ही होनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके। अब एग्जांपल, बढ़िया सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। चलो ऑक्सीजन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन में मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्या होगा ये O-1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एंथैल्पी चेंज आएगी यहाँ पर। तो कितनी आ रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर, -141, ओके, -141 किलोजूल, किलो कैलोरी, किलोजूल पर मोल। अब समझना कि जब ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस मतलब कोई एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती, लेकिन माइनस का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और प्लस का सिंबल क्या बता रहा है, उतनी एनर्जी हमें ऐड करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर -141 मतलब 141 किलो जूल जितनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज होगी, जब 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये प्रोसेस कैसी हुई, एक्सोथर्मिक। अब चलो इसी के अंदर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब O-1, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अब सिंपल तरीके से समझो, यहां पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और रिपल्सन इतना ज्यादा होगा
कि एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उस वक्त एनर्जी कितनी आएगी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस 744 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब ओवरऑल रिएक्शन की एनर्जी देखो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है अब यहां पर, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है कि O कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और सामने कितना होगा O-2। तो ओवरऑल एनर्जी कितनी हुई, अगर ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो माइनस करके देख लो कितना आ रहा है ये, तो 600.03 ना। तो देखो फाइनल एनर्जी कितनी हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो रही है, प्लस। प्लस मतलब क्या हुई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। नो डाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन सेकंड जो इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है उसमें तो बहुत सारी एनर्जी ऐड करनी पड़ रही है। तो ये तो यहां से इतनी एनर्जी तो पहले ही कैंसिल हो गई। तो ओवरऑल एनर्जी कितनी होगी, 603 किलो जूल पर मोल। तो ओवरऑल ये प्रोसेस क्या हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके यहां पर चलो नेक्स्ट उससे आगे और बेसिक एक और चीज ले लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, कोई न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम मतलब X है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो, और किस में कन्वर्ट होगा, एनायन में कन्वर्ट होगा। पॉइंट समझना। ओके ये क्या है, ये X एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और X-1 में कन्वर्ट हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। ये सिंपल सा वर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, अब दूसरा स्टेटमेंट समझो यहां से कि X-1 क्या कर रहा है, X में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है बैकवर्ड में, समझो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूट्रल एटम की जितनी होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कितनी होगी एनायन की, सेम ना। ये जितनी एनर्जी इसमें कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, उतनी एनर्जी हमें एनायन के लिए देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम किसके बराबर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनायन, है ना। देखो आसानी से समझ में आ जाएगा, ये न्यूट्रल एटम एनायन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई, और ये एनायन ने क्या किया, वापस इलेक्ट्रॉन लॉस किया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई, और दोनों की एनर्जी क्या इक्वल है। तो न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनायन क्या होगी, इक्वल होगी। चलो उसी तरह सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन किसके बराबर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम के बराबर है। ओके आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम। तो चलो पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन, तो कैटायन के लिए क्या लिखेंगे हम, प्लस चार्ज बता दूं मैं ऊपर, क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा। ओके अब ये न्यूट्रल एटम क्या कर रहा है, वापिस इसमें समझो, बैकवर्ड रिएक्शन में समझना। तो ये न्यूट्रल एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब उसके लिए क्या हुआ, ये आयोनाइजेशन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कैटायन किसके बराबर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम के बराबर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम के बराबर होगी। बस तुम्हें आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, वो समझ में आ जाना चाहिए।
तो एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर आ जाओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये या तो डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होगी? आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वैलेंस शेल में, तब एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब ये एटम का ये इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी कैसा है? ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या होगा? तो एनायन में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ केसेस में, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सोथर्मिक नहीं होगा वो। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हमें एनर्जी मिलने वाली है, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एनायन के अंदर, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एनायन के अंदर, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? -2 में। लेकिन इस बार एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, और सभी केस के अंदर ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आनी है। क्यों आनी है पॉजिटिव? क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, और दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट उसके बाद कोई भी पॉलीनेगेटिव जो एनायन है, जो पॉलीनेगेटिव एनायन, उसकी ओवरऑल प्रोसेस क्या होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ओवरऑल प्रोसेस बता रहा हूं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उस वक्त उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी आ रही है? -141, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उस वक्त एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंड ओवरऑल प्रोसेस हमें कैसी मिली? एंडोथर्मिक प्रोसेस मिल रही है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, कोई न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? तो उस वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब जो ये एनायन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर ही होगी। तो दोनों की वैल्यू सेम आनी है। उसी तरह कैटायन है कोई, तो कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? तो जो न्यूट्रल एटम है उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था ये। चलो उसके बाद आगे और चलो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये एमसीक्यू के लिए अब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज होगी। तो चलो फर्स्ट एटॉमिक साइज ले लेते हैं। एटॉमिक साइज मतलब रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो क्या होनी है? डिक्रीज होगी। ओके, तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज से क्या होगा? इन्वर्सनली होगा। अब चलो ग्रुप 1 का एग्जांपल ले लेते हैं, टॉप टू डाउन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो टॉप टू डाउन जाओगे अगर, तो एटॉमिक साइज सीसीएम की सबसे ज्यादा है ग्रुप 1 में, और अगर इसकी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी है? कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होगी? ये ग्रुप के अंदर मिनिमम। ओके, और रीजन क्या है? एटॉमिक साइज। चलो उसके बाद सेकंड फैक्टर ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेफ्ट टू राइट चलते हैं चलो पीरियड के अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर। तो लास्ट 3 है ना, जो वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट। तो तीनों में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सिंपल सा। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है। एटॉमिक रेडियस किसकी कम होगी? फ्लोरीन की होगी। फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस कम है, मतलब क्या हुआ इसमें? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की ज्यादा होगी। समझना, कुछ एक्सेप्शन केस लिखाऊंगा मैं तो, इसलिए अभी 3 ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो रीजन हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं नाइट्रोजन से फ्लोरीन, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होनी है। तो ये फर्स्ट फैक्टर था। चलो सेकंड फैक्टर पर चलते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है? जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी चीज है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की एफिनिटी भी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। एक और चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए ज्यादा होगी? पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई कैटायन है और एक एनायन है समझो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? तो कैटायन की होगी, क्योंकि कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा। लेकिन जो एनायन है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आसानी से खींच नहीं पाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल। जबकि नेगेटिव चार्ज से क्या होगा? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहां से भी। ओके, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? तो कैटायन अगर एनायन की कंपैरिजन में दिया हुआ है, सिंपल सा कोई भी एग्जांपल हो, एक कैटायन और एक एनायन है, जैसे कि मान लो X प्लस ले लेते हैं एक, और एक X माइनस ले लेते हैं। तब इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो प्लस माइनस के बीच में तो हमें पता ही है अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा होगी। अब एनायन है तो हमें पता है ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होना है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हाफ फिल एंड फुल फिल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है एक थर्ड फैक्टर ले लेते हैं हम, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं सीधा सा। सेकंड पीरियड के अंदर कार्बन एंड नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की ज्यादा है। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा आती है? कार्बन की। एक्सप्लेन कैसे करोगे अब तुम? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, और नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 एंड 2p3। अब देख लो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर नाइट्रोजन में कौन सा रूल्स लगता है? हाफ फील्ड। स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, जबकि कार्बन इजीली कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हुई? कार्बन की ज्यादा हुई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, हाफ फिल एंड फुल फिल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा वो। तो सेकंड पीरियड के अंदर ये ट्रेंड हल्का सा चेंज होने वाला है, कार्बन और नाइट्रोजन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो मान लो मैं यहां पर कार्बन ऐड कर लूं तो क्या आएगा आंसर? यहां पर ग्रेटर देन होगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी कार्बन की। ये एमसीक्यू कई बार आया हुआ है। ओके, ये एमसीक्यू कई बार पूछा आ गया है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से रिलेटेड क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एक और इसमें एक ट्रेंड लिख लेते हैं हम, सिंपल सी अगर हिंट देनी है तो शॉर्ट ट्रिक समझ लेना। अगर 2 एटम है और उसमें NS1 एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के अंदर NS2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट क्या है? NS है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल S है, मतलब मैं S ब्लॉक की बात कर रहा हूं। S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये S तो फुलफिल हो गया। तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा? कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा? तो NS1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? यहां पर ज्यादा ही होगी। उसी तरह अगर हम कंपेयर कर रहे हैं NS2 NP2, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, NS2 NP3,
पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, किसकी आयोनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, Np2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी है, ज्यादा ही होगी। तो 3 फैक्टर्स यहां पर खास ध्यान रखना, एमसीक्यू बनता है यहां से। फर्स्ट क्या था, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक साइज से क्या इन्वर्सनली है, ग्रुप 1 का एग्जांपल बढ़िया सा है कि टॉप टू डाउन जाओगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी होगी, सिजियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डायरेक्ट। ओके, सेकंड नंबर, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाएंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, कार्बन वहां से एग्जांपल लेंगे। ओके, तो क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ये तीनों की कंपेयर में। क्लियर है ना। सेकंड, जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस तरह है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। रीजन क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। नेक्स्ट, हाफ फिल एंड फुल फिल के लिए हमने एग्जांपल कौन सा लिया है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन के अंदर नहीं है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये भी ट्रेंड हमें समझना है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, और बहुत इंपॉर्टेंट हो कि एग्जाम के लिए ये वेरिएशन ले लेते हैं। चलो थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन में बहुत चेंज आ रहा है, याद रखना, केमिस्ट्री एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अंदर भी और ज्यादा एक्सेप्शन आते हैं, तो बहुत सारे एक्सेप्शन केस है। ऐसा नहीं है कि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान ली कि यस एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, सबके लिए राइट नहीं है। ओके, हाँ, जहां पर एक्सेप्शन है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एक्सेप्शन कर दिया और कुछ पता नहीं, नो, सबका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी होगा। चलो वेरिएशन ले लेते हैं हम सेकंड पीरियड के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बनता है ये। सेकंड पीरियड के लिए आ जाओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड। चलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, पहले तो इसमें से हाफ फिल एंड फुल फिल वाला कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। तो नियॉन हमें पता ही है फुल फिल होगा, नाइट्रोजन हाफ फिल लग रहा है, बेरिलियम में भी लगेगा ना, 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी s ऑर्बिटल क्या है, समझना ये। अब ये तीनों में सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, पूरे ट्रेंड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा कम और किसकी ज्यादा, तो चलो नियॉन, इससे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कोई, नो, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे क्या होगी, कम होनी है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, नियॉन, लेस देन, उसके बाद कौन आएगा बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर सेकंड नंबर पर बेरिलियम। अब बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, तो बेरिलियम की एटॉमिक रेडियस कम है, समझना, हाँ, ये फुल फिल है, 2s2 है आउटर मोस्ट, इसीलिए। ओके, तो यहां पर कौन आना है, सेकंड नंबर पर बेरिलियम, देन कौन आएगा, नाइट्रोजन। अब ये तीनों ट्रेंड समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, चाहिए ही नहीं इनको, इजीली इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए इनको, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी कैसी होनी है, हर बार हमने पहले क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद करो, फर्स्ट स्टेटमेंट जब स्टार्ट किया ना हमने, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी उस वक्त, एक्सोथर्मिक। लेकिन ये सिर्फ एक्सेप्शन केस लिया था, वहां पर भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां पर क्या होगी बोलो, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो ये तीनों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो सेकंड ट्रेंड, सेकंड पीरियड के लिए बढ़िया ट्रेंड एमसीक्यू बनता है वहां पर। चलो उसके बाद आ जाते हैं फिर कंपैरिजन में कौन आ रहा है, लिथियम एंड बेरिलियम। जनरली ट्रेंड में क्या होना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी ना, पहले तो 3 तो हमने अलग निकाल दिए, फुल फिल एंड हाफ फिल से रिलेटेड। अब चलो ये दोनों में किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आ रही है, किसके कंपेयर में,
वरना क्या होना चाहिए था? अब रीजन क्या है? लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू बोरॉन। तो रीजन क्या होगा बोलो? तो बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। और यहां पर लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। अब जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे वो कहां जाएगा? 2p1 में। यहां पर कहां जाना है इलेक्ट्रॉन को? 2s1 में। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से नजदीक होगा या p ऑर्बिटल नजदीक होगा? s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से नजदीक होगा, मतलब उसकी एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, जेड इफेक्ट ज्यादा। तो ये क्यों इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? रीजन क्या होगा? s ऑर्बिटल इज नियर टू न्यूक्लियस। तो इसके लिए ये रीजन होगा। ओके, s ऑर्बिटल इज नियर टू न्यूक्लियस, तो इसके लिए ये रीजन लिखना है तुम्हें। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी, कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू ये भी आ गया है। ओके, वरना नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से जाओ तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी? बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा है, समझना। लेकिन रीजन समझना, यहां पर बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम से कम है, और क्यों कम है ना, वो रीजन समझना है हमें। तो रीजन क्या है? s ऑर्बिटल इज नियर टू न्यूक्लियस कंपेयर टू p ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन पावर हमें पता है s का ज्यादा होता है। चलो उसके बाद जो अब बचे कौन? कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो उसके लिए क्या होगा? तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फिर यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये नॉर्मल ट्रेंड है। तो अगर एग्जाम में कोई भी यहां से ट्रेंड पूछ ले तुम्हें, समझना, कोई भी ट्रेंड पूछ सकते हैं यहां से, चार कोई भी एलिमेंट दे दे तुम्हें और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, तो ऑलवेज तुम्हें ये याद रखना है। तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? फ्लोरीन की है। और सबसे कम किसकी है? नियॉन की होगी। सेकंड पीरियड के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी? तो ये तीनों के लिए एंडोथर्मिक होगी। दूसरा एक और क्वेश्चन यहां से भी बनता है, बोरॉन एंड लिथियम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा? लिथियम की ज्यादा। रीजन क्या है? s ऑर्बिटल इज नियर टू द न्यूक्लियस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलो एक और लास्ट वेरिएशन देख लेते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है। ओके, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है। चलो वेरिएशन देख रहे हैं इन ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप में जनरल ट्रेंड क्या पड़ा है हमने? टॉप टू डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो बोलो क्या होगा? डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन एक्सेप्शन तो वहां पर भी मिलेंगे हमें। जैसे कि एक एक्सेप्शन ले लेते हैं, ग्रुप 17, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, ये ग्रुप 17 कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। चलो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है? तो मैं डेटा लिख रहा हूं यहां पर, माइनस, मॉड्यूल में नहीं है डेटा, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, -328। क्लोरीन के लिए 349, देन -324 एंड -294। फिर आगे पीछे हो सकता है डेटा, हो गया, लेकिन यही होगा मैक्सिमम। तो अब समझना पॉइंट, टॉप टू डाउन होना क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी, यही ट्रेंड होना चाहिए ना। लेकिन फोकस करो, फ्लोरीन, तो उसके हिसाब से तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है? -328 है। क्लोरीन की कितनी है? ज्यादा हो गई। समझ रहे हो ना पॉइंट? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा आ रही है। तो अगर इसका ट्रेंड मुझे लिखना हो तो क्या होगा बोले एग्जाम में क्वेश्चन? क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू याद रखना ही है। सभी स्टूडेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह याद करके आते हैं। रीजन चाहिए तो रीजन दे देते हैं हम। चलो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी साइज कितनी है? सबसे स्मॉल फ्लोरीन की है ना, सबसे इतनी स्मॉल साइज है। मान लो फ्लोरीन फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के? 7 ना, 7।
अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, समझना 7 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में है ही, एटॉमिक रेडियस एक तो उसकी कम है, अब एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करना है हमें। तो पहले ही देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल पर ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अब नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसमें क्या होगा, हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। अब ये रिपल्सन की वजह से उसमें क्या हो जाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। रीजन क्या है, फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस क्या है, स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसी की वजह से अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उसकी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। अब क्लोरीन के अंदर आ जाओ, फ्लोरीन की कंपेयर में उसकी एटॉमिक रेडियस तो क्या होनी है, ज्यादा ही होगी, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसकी कंपेयर में, इसकी कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से अगर नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे जगह मिल जाएगी ऐड होने के लिए। तो रीजन क्या है फ्लोरीन के लिए, सिंपल सा, एक तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी इसकी, लेस, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई। तो क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम हो रही है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या है, ज्यादा है। तो रीजन एक ही है, एटॉमिक रेडियस इसकी बहुत स्मॉल है और बहुत स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जबकि यहां पर एटॉमिक रेडियस इसकी कंपेयर में थोड़ी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, थोड़ी डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहां पर थोड़ा क्या होगा, कम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया ये एग्जाम के लिए। एक दूसरा ट्रेंड समझना आप, ये कौन से पीरियड में है, फ्लोरीन सेकंड, फ्लोरीन कौन से पीरियड में है, थर्ड। तो पीरियोडिक टेबल में जनरली टॉप टू डाउन तो वही होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी ना, लेकिन थर्ड जो पीरियड के अंदर है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से क्या होती है, ज्यादा होती है। सबके लिए ज्यादातर यही केस में आएगा। ओके, कि हाँ, एस ब्लॉक की बात नहीं कर रहा मैं, पी ब्लॉक से रिलेटेड हम ज्यादातर बात कर रहे हैं। तो थर्ड ग्रुप के अंदर, थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। जैसे कि फर्स्ट केस तो ये आ गया, दूसरा केस ले लेते हैं, चलो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर हम OS है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या किसकी ज्यादा होगी बोलो, तो ये सेकंड पीरियड के अंदर, ये थर्ड पीरियड के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, उसी तरह नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से रिलेटेड जाओ, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो बोलो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नाइट्रोजन की कंपेयर में ज्यादा होगी। रीजन क्या होगा यहाँ पर, हाँ साइज भी लिख सकते हो, हाफ फील्ड भी लिख सकते हो। तो नाइट्रोजन में क्या होगा, हाफ फील्ड होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होगी, फॉस्फोरस की कंपेयर में कम होगी। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेंड है वो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से ही नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं जो नॉर्मल ट्रेंड से अलग है ना, वही एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं। तो इन ग्रुप के अंदर डाउन दी ग्रुप एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो ट्रेंड बढ़िया से एग्जांपल में, ये एमसीक्यू खास याद रखना, विथ रीजन के साथ में एमसीक्यू याद रखना, और ये दोनों ट्रेंड भी समझना। ओके, पोस्ट करते